हेलो एंड नमस्कार। शिवाजी टीचर्स एकेडमी पर आपका स्वागत है और मैं हिंदी के 75 से भी ज़्यादा एमसीक्यू का अभ्यास आपको कराने जा रहा हूं। तो आप हमारे इस वीडियो को देखिए और अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं या कितने नहीं जाते हैं। खैर, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बिल्कुल भाषी कौशल नहीं है। लेखन, पठन, वाचन, गद्य। इसका आंसर होगा गद्य। प्रश्न संख्या 2 है। कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी? त्याज, तपाजय, त्याजय, त्याजय। जी बिल्कुल, ऑप्शन सी अर्थात सा सही रहेगा। फिर है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा रूप शुद्ध है? पुरुषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा और शुश्रूषा। बिल्कुल, आप लोग सोचिए और कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। बिल्कुल 10 सेकंड का समय मिलेगा आपको बस। बिल्कुल, यहाँ पे श्रूषा सही रहेगा। फिर है, प्रधान कौशल है सुनना और बोलना, सुनना और पढ़ना, लिखना और बोलना, सुनना और लिखना। बिल्कुल, जब तक आप बोलेंगे नहीं किसी चीज़ को तब तक अपनी बातों को आप व्यक्त नहीं कर पाएंगे। लिखा हुआ है, प्रमुख भाषीय कौशल कितने हैं? 2, 3, 4, 5। बिल्कुल, प्रमुख भाषी कौशल 4 है। फिर प्रश्न संख्या 6 है। वाचन क्या है? सुनना, लिखना, पढ़ना, बोलना। बिल्कुल, बोलना वाचन कहलाता है। वाचन के प्रकार माने जाते हैं 2, 3, 4, 5। बिल्कुल, वाचन के 2 प्रकार माने जाते हैं, सस्वर वाचन, मौन वाचन। और फिर उसके बाद है पाठांठ। क्वेश्चन नंबर 8। पाठ्य वस्तु विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है। पाठ्यक्रम, उद्देश्य, शिक्षक, विषय वस्तु। बिल्कुल, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है एक निबंध का, एक कालांश की, शैक्षिक सामग्री का, यहाँ पे सामग्री लिखा हुआ है, एक कविता का, एक कहानी का। थोड़ा हाइड हो गया है। बिल्कुल, जो हाइट है उसी आंसर है। और प्रश्न संख्या 10 है। लिखित कार्य का अर्थ है गृह कार्य, कक्षा कार्य, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर आपका बी आंसर हो जाए। लिखित कार्य का अर्थ कक्षा कार्य है। फिर है प्रश्न संख्या 11। गृह कार्य संशोधन आवश्यक है क्योंकि छात्र नियमित रूप से कार्य करके लाएंगे। इससे छात्रों के सबल व निर्बल पक्ष का ज्ञान हो सकेगा और छात्रों का लेख सुधरेगा। छात्रों को अभिभावक पढ़ाएंगे। बिल्कुल, अगर गृह कार्य में आप उनको थोड़ी सी मदद करते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर वो अपने से करेंगे, अपनी चीज़ों को ढूंढ कर लाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब उनके दिमाग के लिए कि वो अपना, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो उनको अपने ही दिमाग से काम लेना पड़ेगा। इसलिए उनको अपने सबल निर्बल पक्ष का ज्ञान हो सकेगा। इसलिए ऑप्शन बी सही जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। गृह कार्य संशोधन की विधि। शिक्षक द्वारा संशोधन करवाना, स्वयं छात्रों द्वारा संशोधन करवाना, परस्पर छात्रों द्वारा संशोधन करवाना या उपयुक्त सभी। बिल्कुल, शिक्षक द्वारा संशोधन करवाना गृह कार्य। जब अगर कोई कार्य गलत करके लाया है बच्चा तो उसको आप देखिए और उसको आप संशोधन करवाइए कि हाँ ये नहीं, ये होगा, ये सही होगा। चलिए ठीक है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। गृह कार्य का उपयोग होता है छात्रों को व्यक्ति निर्देशन के लिए और फिर कक्षा शिक्षण के अनुभवों को संगठित करने के लिए, अध्ययन की पुनरावृत्ति के लिए, उपयुक्त सभी। मुझे तो सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं इसलिए ये सही रहेगा। फिर गृह कार्य का सिद्धांत क्या है?
उद्देश्य का सिद्धांत, उपयुक्तता का सिद्धांत, स्तर का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। बिल्कुल, ये मुझे भी सारे सारे आंसर सही लग रहे थे, ये भी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं ज्ञान की दृष्टि से, अवबोध की दृष्टि से, उपयुक्त दोनों, और है डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल, जहाँ दोनों ऑप्शन सही है, ज्ञान की दृष्टि से और अवबोध की दृष्टि से। बच्चा कार्य करता है, अपने ज्ञान को बढ़ाता है और समतुल्य रखता है कि हाँ क्या चीज़ें सही हो सकती, क्या चीज़ें नहीं सही हो सकती हैं। तो इससे गृह कार्य में काफ़ी मदद मिलती है। अगर बच्चा गृह कार्य अपनी पूरी ईमानदारी से करता है तो उसी समय उसका दिमाग बनना, मतलब उसके दिमाग में निर्माण होना शुरू हो जाता है, ज्ञान का निर्माण होना शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है 50, 52, 57, 55। बिल्कुल 52 जो है आंसर हो जाएगा। फिर है प्रश्न संख्या 17 है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? वा, बा, रा, ला। बिल्कुल, यहाँ पे जो है बा जो है ये अंतस्थ नहीं है। फिर प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है? ता, फा, रा, सा। बिल्कुल, सा जो है ये ऊष्म वर्ण नहीं है, क्योंकि फा बोलते हैं, ता बोलते हैं, रा बोलते हैं तो हमारे जीव और मतलब पूरे मुखमंडल में जो है जीव के माध्यम से ऊष्म उत्पन्न होता है, गर्मी उत्पन्न होती है। हालांकि सा बोलने से ऐसा नहीं होता है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? टा, ठ, डा, ढ। फिर ऑप्शन नंबर डी सही है, अढ़ा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 पे देखते हैं, ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है? तालव, दंत, कंठ, ओष्ठ। बिल्कुल, यहाँ पे दंत होगा। और फिर उसके बाद दंतोष्ठ है से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं फ, व, य, र और फिक्का, उच्चा, ट और ठ। बिल्कुल, यहाँ पे ये होगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 22 पे है, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? का, ख, ग, ढ। बिल्कुल, एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने था, ये रहा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 पे देखते हैं, निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? क्ष, त्र, ज्ञ, री। बिल्कुल, यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 24 नंबर है, निम्न में से कौन सा सही है? ड़, ढ़ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी हैं। य, र, ल, व ऊष्म वर्ण है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पे च, छ, ज, झ ये स्पर्श संघर्ष, ये स्पर्श के साथ थोड़ा संघर्ष के साथ बोला जाता है। हालांकि य, र, ल, व ये ऊष्म वर्ण है, इनको बोलने में ऊष्मा उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है हमारे मुखमंडल और जीभ के बीच में। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है? परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा और परीक्षा। ये भी एक बच्चा सा क्वेश्चन, ये रहा आंसर। चलिए ठीक है, फिर इसका ये भी एक और क्वेश्चन, एक आसान सा क्वेश्चन, ये रहा इसका आंसर। चलिए ठीक है, का और ए से निर्मित रूप है? बिल्कुल, यहाँ पे बा होगा, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था। और गा धन बड़ा ऊ से निर्मित है, तो इसमें एक मात्रा ही लगनी है। आप लोग चूज करिए, देखिए क्या आंसर हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ ऑप्शन 20 आंसर सही रहेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। निम्न में से कौन सत्य है? स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है। व्यंजन हमेशा स्वतंत्र रूप में उच्चारित होते हैं। अनुस्वार तथा विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते हैं। व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। बिल्कुल यहाँ पर ये पहला ऑप्शन सही जाएगा। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है। हम बोलते हैं आ, ई, मतलब कि एक स्वतंत्र रूप में, इसको बोलने में किसी का सहारा नहीं लिया जाता अंत में। चलिए देखते हैं, इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन नहीं है? श, श, झ। बिल्कुल, ये क्वेश्चन फिर से रिपीटिशन हो रहा है आपका। आपको याद होगा तो ये ऑप्शन आपका क्वेश्चन आपका सही चला जाएगा। ये रहा, ऊष्म ध्वनि नहीं निकलती है, हालांकि श में निकलती है। और ये चा हो, ये देखिए स्पर्श संघर्षी हैं ये। और चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में 31 है, अनुतान का संबंध है उच्चारण के समय, उच्चारण के उतार चढ़ाव, उच्चारण में निकली हवायु से और उच्चारण के कंपन से। बिल्कुल, अनुतान मतलब उच्चारण के उतार चढ़ाव पे है। क्वेश्चन नंबर 32 पे देखते हैं, निम्न में से कौन सही है? अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। महाप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। और अल्प प्राण में खास स्वर पर बल पड़ता है। महाप्राण में शब्द के प्रथम स्वर पर बल पड़ता है। तो इसमें से कौन सा सेंटेंस सही जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन ए जो है सही है। देखिए अल्प प्राण में क्या रहता है, मुख से वायु कम मात्रा में निकलती है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 में। निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है? श, श, ख, प। तो यहाँ पे जो है ये अल्प प्राण है, मतलब महाप्राण नहीं है। इसमें कहा जाएगा जब पा बोलते हैं तो इसमें ज़्यादा हम लोग को प्राण नहीं मतलब ज़्यादा दम नहीं लगाना पड़ता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 34 क्वेश्चन नंबर है। और निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? क, ख, ग, धा। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ए ही रहेगा, क्योंकि हमेशा देखिए बच्चों से भी अगर पूछा जाए तो का बोलेंगे, तो और बहुत ही अल्प प्राण ध्वनि में बोलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? आगामी, आगामी, और ये बड़ा आ गामी है, और ये बड़ा आ के साथ गमी है। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन, इसको मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। चलिए देखते हैं फिर उसके बाद इसमें भी एक आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन में 36, और आई होप कि ये आंसर सबका सही जाएगा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और सही भी चला गया। और फिर उसका क्वेश्चन में 37, निम्न में से किस युग्म को अर्धस्वर कहा जाता है? या, वा, या, र, त, फ, ग, घ। बिल्कुल ऑप्शन या, वाह सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है? प, न, म, ब। ये ऑप्शन नंबर प सही है, ये ओष्ठ नहीं है। ना बोलने पर हमारे जो ओष्ठ होते हैं वो जुड़ते नहीं हैं। पा बोलने पे, माँ बोलने पे, बा बोलने पे ओष्ठ जो होते हैं, ओठ हमारे जुड़ जाते हैं, लेकिन ना बोलने पर ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा असत्य है? ता ओष्ठ व्यंजन है, सा ऊष्म व्यंजन है, फा ओष्ठ व्यंजन है, छ संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन ए सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगला। हाँ, इसका आंसर मुझको बताना था। इसका ऑप्शन होगा ए, जो कि निम्न में से कौन असत्य है? तो ता ओष्ठ व्यंजन है, ये ओष्ठ व्यंजन नहीं है। चलिए देखते हैं
फा बोलते हैं, सा बोलते हैं, क्षा बोलते हैं। तो श में जो है ये क्षत्रिय वाला छा, तो इसमें क श और आ का होता है। जैसे बोलते हैं ना अक्षय, नक्षत्र, क्षत्रिय, तो क्षत्रिय, ये होते हैं उच्चारण इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। चा वर्ग है, तालव्य है, दत्य, उसके बाद ओष्ठ है, दंतोष्ठ है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ये ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे तालव्य है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन पार्श्विक वर्ड है? या, रा, ला, वा। ये ऑप्शन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन उत्क्षिप्त व्यंजन है? या, वा, ड, ढ, भा, मा, शा, श, हा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन बा सही है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 पे है, ज्ञा का वर्णमाला में माना जाता है, संयुक्त व्यंजन माना जाता है, द्विगुण व्यंजन माना जाता है, स्वर माना जाता है कि व्यंजन माना जाता है? बिल्कुल यहाँ पे जो है ये संयुक्त व्यंजन माना जाता है ज्ञा को। ग, अ, तो इन सब का उच्चारण एक साथ होता है, मतलब एक व्यंजनों के सहयोग से बना हुआ एक व्यंजन है, तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चलिए ठीक है। और ये देखिए 44 नंबर क्वेश्चन। तो दिखा हुआ है, श का निर्माण किन दो वर्णों के मेल से हुआ? वर्णों मतलब व्यंजनों के मेल से हुआ है। तो एक का के नीचे हलंत है, शा है, फिर का के नीचे हलंत है, फिर खा है, फिर खा के नीचे हलंत है, धा है, फिर धा हलंत है, फिर चा है। बिल्कुल यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही चला जाएगा। फिर 45 क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है? ए, आई, ओ, आ। तो ये जो है संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। और फिर उसके बाद क्या है, 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? तो ये सीधे सीधे रेणु, रेणु शब्द को पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही चला जाएगा। फिर क्वेश्चन 47 है, निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है? ए, आई, फिर उसके बाद चा, छा, या, वा, ता, था। फिर ऑप्शन ए सही जाएगा। फिर उसके बाद 48 है, औ का उच्चारण स्थान है, कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है, दंत्य है, तालव्य है? बिल्कुल यहाँ पे कंठोष्ठ है। फिर 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्पर्शी संघर्षी है? च, पा, का, आहा। और बिल्कुल इससे आपने क्वेश्चन में इसके पीछे पढ़ा भी होगा। तो स्पर्शी संघर्ष कौन हो सकता है? बिल्कुल यहाँ पे चा ही होगा। फिर 49 हो गया है। और 50 नंबर क्वेश्चन में पहुँचते हैं, वा का उच्चारण स्थान है, दंतोष्ठ है, ओष्ठ है, दंत है, तालव्य है? बिल्कुल ये दंतोष्ठ है। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है, फा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, ओष्ठ, दंत्य? बिल्कुल यहाँ पर ओष्ठ जो है ये ऑप्शन सही जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? शा, श और श, फिर रा। मतलब सलजम वाला सा है, सटकोड़ वाला सा है और सपेरा वाला सा। बिल्कुल यहाँ पे रा जो ऑप्शन ये ओष्म व्यंजन में नहीं आता, ओष्म व्यंजन की श्रेणी में नहीं आता है। फिर 53 है, किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? ला, रा, या, वा, ढा, ढा। और फिर उसके बाद है अड़ा और अढ़ा। ठीक है, झा और जा। तो इसे इनमें में से किसे अर्धस्वर कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बा जो है ये सही रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण का उदाहरण नहीं है? या, रा, ला, सा? बिल्कुल यहाँ पे ये जो है ये अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं, हर्ष स्वर कौन सा नहीं है? आ, ई, उ, आ।
बिल्कुल, यहाँ पे जो बड़ा आ लिखा हुआ है ना, ये जो है हर्ष स्वर नहीं है। फिर 56 क्वेश्चन नंबर है, या रा ला वा व्यंजन कहलाता है, तो ये कौन सा व्यंजन कहलाता है? किस व्यंजन की श्रेणी में आता है? ऊष्म में आता है कि संयुक्त में आता है कि अंतस्थ में आता है कि द्विगुण में आता है? तो बिल्कुल ये से हमने पहले ही अभी कुछ देर पहले इस में कुछ पहले प्रश्नों में इसकी चर्चा हुई थी। तो चलिए ठीक है, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 57 है, द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, दांत, पक्षी, इनमें से सभी। बिल्कुल 57 का ये जो है इनमें से सभी सही जाएगा, क्योंकि द्विज का अर्थ ये तीनों होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में 58 पर, लिपि विकास का प्रथम सोपान है चित्रलिपि, वर्ण लिपि, अक्षर लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये चित्रलिपि है, ये लिपि का प्रथम सोपान है। अब चित्रित रूप से बच्चों को समझाते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए देखते हैं, कहीं फाइल डिस्टर्बेंस हो गई है। चलिए, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से कुछ रुक गया था वीडियो, लेकिन अब ये फिर से सही हो गया है। जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये 57 था, इसका मैंने आपको आंसर भी बताया। ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर होगा, मतलब द। 58 है क्वेश्चन नंबर, लिपि विकास का प्रथम सोपान, यहाँ इसको भी मैंने बताया चित्रलिपि होती है। बच्चे को पहले चित्रलिपि से ही सिखाया जाता है कि छोटा है कैसे बनाया जाता है, बड़ा है कैसे बनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है, जंगम का विलोम शब्द है पुष्ट, स्थावर, स्थिर, पूर्ण। ये कई दफ़ा हिंदी के जैसे स्टेट लेवल एग्जामिनेशन होते हैं उसमें कई दफ़ा पूछा गया है। जंगम का विलोम शब्द है, जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। खैर ये बीटीसी है, आप लोग यहाँ फोकस करिए, जूनियर असिस्टेंट बात की बात है। अनुग्रह शब्द का विलोम है संग्रह, विग्रह, अग्रह, ग्रहण। ये भी एक आसान सा, ये भी कई दफ़ा पूछा गया है स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में। और अब्ज शब्द का अर्थ है शंख, कमल, कपूर, उपयुक्त सभी। तो इसमें भी वही द्विज वाला, जैसे द्विज के प्रश्न हुए था तो वैसे ये भी है। तो अब्ज शब्द का अर्थ ये तीनों होते हैं। का से माँ तक के व्यंजन कहलाते हैं, ऊष्म कहलाते हैं, अंतस्थ कहलाते हैं, स्पर्श कहलाते हैं, संयुक्त कहलाते हैं। तो यहाँ पे स्पर्श कहलाते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 पे है, निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा अशुद्ध मतलब शुद्ध है? और ये आपको दिख भी रहा ऑप्शन, ये रहा विजिबल। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन पे मांटेसरी विधि का उपयोग कहते हैं मौन वाचन में, सस्वर वाचन में, और ये वायन लिखा हुआ है लेकिन वाचन होना चाहिए। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है, लेखन शिक्षण में या उपयुक्त सभी में। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन जो है ये लेखन शिक्षण में हो जाता है, मांटेसरी विधि में बच्चों को बताया जाता है। और फिर ये वही क्वेश्चन फिर घूम कर आया हो 65 का, तो ये आंसर ये सही होगा। फिर 66 है, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है घन, आगार, कूट, पादप। तो यहाँ पे पर्वत को कूट कहा जाता है। और फिर विरोध शब्द का विलोम है सहमत, सहायता, समर्थन, अनुरोध। तो बिल्कुल अनुरोध तो किया ही जाता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा समर्थन हो जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, मतलब ये थोड़ी सी एक छोटी सी अनुरोध, मतलब सम्मानजनक किसी चीज़ को, बात को कहना। और समर्थन मतलब पूरी तरह से सम्मानजनक समर्थन से कहना। फिर उसके बाद सा हा व्यंजन कहलाता है। ये इसको भी मैंने अभी कई प्रश्नों के बीच में इसको भी बताया, तो हो सकता है आपका आंसर सही जाए, तो ये सही हो जाएगा। जी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे अंतस्थ नहीं, ये ऊष्म सही जाएगा, क्योंकि इनको बोलने में हम लोग थोड़ा ऊष्मा का उच्चारण रखते हैं, मतलब इनको बोलने में ऊष्मा का प्रयोग होता है, थोड़ा गर्मी निकलती है। इसको मैंने इस वीडियो में बता भी चुका हूँ। और फिर 69 क्वेश्चन है, आही शब्द का अर्थ है सर्प, शार्दुल, नृप,
भौरा। तो अही शब्द का अर्थ होता है सर्प। और फिर उसके बाद बढ़ते हैं, स्थावर का विलोम शब्द है सचल, चेतन, चंचल, जंगम। बिल्कुल, ये पहले एक क्वेश्चन जो चर्चा की जा चुकी है उसी का रिवर्स है, उसमें जंगम का विलोम शब्द पूछा गया था, इसमें स्थावर का विलोम शब्द पूछा गया है, बस यही, और कुछ नहीं आंसर है। चलिए देखते हैं, और क्वेश्चन 71 पर है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमुदनी, कुमुदनी। बिल्कुल, यहाँ पे जो है कुमुदनी जो शब्द है ये शुद्ध शब्द है। फिर 72 क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास जी का है, और फिर रामचंद्र वर्मा का है, या फिर स्मितानंद पंत जी का, या बाबूराम सक्सेना जी का? तो ये जो है कथन, ये सुमित्रानंद पंत जी का है। तो फिर यहीं पे मैं अपना वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखते रहने के लिए। ऐसे ही प्रश्नों का अभ्यास हमारे इस चैनल पर जारी रहता है, हमारे पुराने वीडियोस को भी आप देखिए और अपने प्रश्नों का अभ्यास करिए, एनालाइज कीजिए आपका नॉलेज कहाँ तक है, और फिर आप कितने परसेंटेज, कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं सही कर पाते हैं। तो इससे क्या रहता है, आपका एनालाइजिंग पावर बढ़ता है। तो चलिए बढ़ते हैं, ठीक है, हमारे अपने नेक्स्ट वीडियो की प्रतीक्षा कीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।